वेलकम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम एक टेस्ट डिस्कशन करेंगे। इसमें हमारे पार्ट टू के तीन टॉपिक्स हैं। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर फिजिक्स। ये एमडी कैट के आखिरी तीन टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। इफ अ फोटोन ऑफ गामा रे एंड वन ऑफ एक्स रेज आर कंपेयर्ड, देन। अब जानते हैं गैमा रेज जो हैं उनकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी एक्स रेज से ज्यादा होती है। इस साइड पे गैमा रेज हैं, ये एक्स रेज हैं। सो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, सॉरी, गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। हम ये भी कह सकते हैं एनर्जी ज्यादा है। हम ये भी कह सकते हैं मोमेंटम ज्यादा है। सो इसका आंसर है गैमा रे फोटोन हैज मोर एनर्जी बीटा। 82 में कह रहे हैं द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज गिवन बाय विच इक्वेशन। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं आइंस्टाइन की एनर्जी मैथ इक्वेशन में। E इज इक्वल टू एच एफ। अब चूंकि क्वांटम का जिक्र कर रहा है तो एम सी स्क्वायर की बजाय हम क्वांटम की प्लांक्स कांस्टेंट वाली, आई मीन प्लांक्स अजम्पशन की बात करेंगे। और उसमें जो सबसे पहले प्लांक ने इक्वेशन दी थी वो क्या थी? E इज इक्वल टू एच एफ। और इसी को आगे फर्दर हम डिस्क्राइब करते हैं। जो ऊपर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, ये बेसिकली एनर्जी और मास का म्यूचुअल रिलेशन है। या आप यूँ कह लें, हम आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है जो एनर्जी को मास में या मास को एनर्जी में कन्वर्ट करवाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर क्वांटम की बात की जाएगी या फोटोन की भी इवन बात की जाएगी तो आप इसका आंसर बीटा ही देंगे। E इज इक्वल टू एच एफ। आप इसे एच एफ भी कह सकते हैं, आप इसे एच सी ओवर लेमडा भी कह सकते हैं, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसमें ये लैम्डा है, ये वेवलेंथ है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ क्वांटम या फोटोन को। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 83। इफ डिफरेंट कलर्ड लाइट बीम्स हैव सेम टोटल एनर्जी, which color beam will contain the least number of photons? अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको विजिबल लाइट में जितने भी कलर्स हैं उनका कंपैरिजन पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है या सबसे ज्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो इसमें ये सारे कलर्स तरतीब से आपको नजर आ रहे हैं। वॉयलेट से शुरू करके इस तरफ वॉयलेट है, वॉयलेट से शुरू करके रेड तक। वॉयलेट की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और अगर आप रेड की बात करें तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और इसी ऑर्डर में इनकी वेवलेंथ या एनर्जी चेंज होती है। इमेजिन करते हैं कि अगर एक बीम के अंदर एक फोटोन होता तो उसकी एनर्जी क्या होनी थी? एच एफ या एच सी ओवर लेमडा। ये एक फोटोन की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर एक बीम के अंदर एक से ज्यादा फोटॉन्स हैं, यानी एन नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, तो उस बीम की टोटल एनर्जी को आप ई एन कह सकते हैं। और नंबर ऑफ फोटॉन्स को इस तरह से आप साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन है नंबर ऑफ फोटॉन्स का। तो हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए इसी रिलेशन को बना लेते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स को एक तरफ कर दिया, एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दिया लेमडा के साथ, ये मैं लेमडा वाला रिलेशन यूज कर रहा हूँ, और एच सी के साथ नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा उसने बोला है कि सारे बीम्स की एनर्जी सेम है। एनर्जी सेम है मतलब ई कांस्टेंट हो गया। एच और सी पहले ही कांस्टेंट होता है। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी उस बीम के अंदर ज्यादा होंगे। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रेड, यानी डेल्टा। सॉरी, उसने लीस्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा था। हाँ, मैंने आपको मोस्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिहाज से दे दिया। देखिए उसने क्या पूछा है, विच कलर बीम विल कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स अभी मैंने आपको बताया किसके होंगे? रेड कलर के। और अगर आप सबसे लीस्ट फोटॉन की बात करें तो जाहिर बात है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी सबसे कम होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर वॉयलेट है। लेकिन अगर मोस्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स का पूछता तो उसका आंसर क्या था? रेड। 84 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट अ फोटोन। पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि लाइट एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में चलती है, और हर पैकेट की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। राइट। सो अ फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी विद जीरो रेस्ट मास एंड जीरो चार्ज। ये चार्ली ऑप्शन बेस्ट लिखी हुई है। अब जानते हैं अगर हम क्वांटम मॉडल या पार्टिकल लाइक मॉडल ऑफ लाइट की बात करें तो उसमें हम कहते हैं लाइट एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में चलती है, और हर पैकेट को हम फोटॉन का नाम देते हैं।
और उस फोटोन के बारे में हम कहते हैं कि इसकी डिस्क्रीट एनर्जी है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि ये न्यूट्रल है, यानी इसका चार्ज जीरो है और इसका रेस्ट मास भी जीरो होता है। 85 में कह रहे हैं अर्थ रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम, ऑब्वियसली सन से अर्थ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है या रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसे आप सोलर एनर्जी भी कहते हैं। चार्ली 86 में कह रहे हैं द वेव दैट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, गिवन ऑप्शन में ऑब्वियसली गामा रेज है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम भी आपको नजर आ रहा है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी या एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये गामा रेज वाली साइड है। और अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी की बात करेंगे तो वो ये साइड होगी, रेडियो वेव। इसी तरह अगर आप वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किस साइड पे है, रेडियो वेव्स वाली साइड पे। और गामा रेज की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा, गामा रेज। चार्ली 87 में कह रहा है इन कॉम्पटन इफेक्ट द इंसिडेंट फोटोन व्हेन कंपेयर टू द स्कैटर्ड फोटोन। अब देखिए इंसिडेंट फोटोन की अगर बात की जाए स्कैटर्ड फोटोन के लिहाज से, इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ है वो होती है कम। स्कैटर्ड फोटोन जो है उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, राइट, वेवलेंथ बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप एनर्जी या मोमेंटम की बात करें तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। इसी तरह अगर आप मोमेंटम की बात करें तो P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, ये मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। होता यह है कि इंसिडेंट फोटोन जो है ये अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा टारगेट इलेक्ट्रॉन को देता है। इसका मतलब है जो स्कैटर्ड फोटोन है इसकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी, यानी एनर्जी भी कम, फ्रीक्वेंसी भी कम और वेवलेंथ ज्यादा। ठीक है, यही इसकी थ्योरी है, वेवलेंथ बढ़ जाती है और एनर्जी कम हो जाती है। सो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उसने इंसिडेंट फोटोन की बात की है तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी भी ज्यादा होगी और वेवलेंथ मोमेंटम भी ज्यादा होगा, राइट। जारी बात है इंसिडेंट फोटोन ने जब इलेक्ट्रॉन को जाके हिट किया तो स्कैटर्ड फोटोन की फॉर्म में जब ये एक साइड पे चला गया तो इसकी एनर्जी भी कम होगी और मोमेंटम भी कम हो गया। सिर्फ क्या चीज ज्यादा होती है, वेवलेंथ। तो अगर इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ का पूछा जाता तो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ हमने कम कहनी थी, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा कहनी थी। लेकिन एनर्जी और मोमेंटम के केस में उल्टा हिसाब है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम ज्यादा है और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है, कम। 88 पे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सर्टेन फोटोसेंसिटिव सरफेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। अब जानते हैं जब इंसिडेंट फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन है तो इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन का वर्ड ना होता, पार्शियली एब्जॉर्प्शन का वर्ड होता, तो फिर हमने आंसर देना था कॉम्पटन इफेक्ट। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 89 में कह रहे हैं इन कॉम्पटन इफेक्ट अ फोटोन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज। तो इसमें स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ, अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम एनर्जी या मोमेंटम की बात करें तो स्कैटर्ड फोटोन की मैं बात करता हूं, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी भी कम होती है, फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, मोमेंटम भी कम होता है। लेकिन अगर स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ की बात करें तो वो ज्यादा होती है। सो इंसिडेंट फोटोन के लिहाज से स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ क्या है, लॉन्गर, अल्फा। 90 में कह रहा है इन कॉम्पटन इफेक्ट इंसिडेंट फोटोन इज एब्सॉर्ब्ड। जैसे मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया, कॉम्पटन इफेक्ट में इंसिडेंट फोटोन पार्शियली एब्सॉर्ब होता है, यानी अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा टारगेट इलेक्ट्रॉन को देता है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंसिडेंट फोटोन कंप्लीटली एब्सॉर्ब होता है और जो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से बाहर आ जाता है। 91 में कह रहा था de Broglie wavelength associated with a particle moving at 10 raised to power 4 meter per second and having a mass 10 raised to power minus 28 kg। तो यहाँ पे हमने डिब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, उसने मास भी बताया है, वेलोसिटी भी बताई है। डिब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखें, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एच आप जानते हैं 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड की शक्ल में, और डिवाइडेड बाय एम, मास ऑफ पार्टिकल उसने बताया है 10 रेज टू पावर -28 और स्पीड उसने बताई है 10 रेज टू पावर 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6.6 ऊपर ऐसे ही आ गया, 10 रेज पर -34 है ना, अब नीचे क्या था, 10 रेज पर -28 और +4 कितना बच गया, -24।
वो ऊपर आके +24 हो गया। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁻10 बचेगा, राइट। सो आपका आंसर हुआ अल्फा। नेक्स्ट है जी 92, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्स रेज इज करेक्ट। अब एक्स रेज के लिहाज से क्या ठीक लिखा हुआ है। अल्फा में लिखा है हैव शॉर्टर फ्रीक्वेंसी देन विजिबल लाइट, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, राइट। क्योंकि एक्स रेज जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लिखा हुआ है, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी नहीं, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। सो ये गलत लिखा हुआ है। बीटा है दे आर नॉट पेनिट्रेटिंग, ये भी गलत है क्योंकि एक्स रेज तो हाईली पेनिट्रेटिंग होती है। दे आर पार्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक स्पेक्ट्रम, ये भी गलत है क्योंकि अल्ट्रासोनिक का ताल्लुक तो साउंड वेव्स के साथ है। डेल्टा में लिखा है दे आर हाई एनर्जी फोटॉन्स, ये बिल्कुल ठीक है। डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि इनकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा होती है, इनके फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है और एनर्जी भी ज्यादा होती है। अगर आप वेवलेंथ की बात करें तो वो शॉर्टर होती है। 93 में कह रहा है लाइट प्रोपिगेट्स थ्रू स्पेस एज अ पार्टिकल इज एविडेंट बाय ऑल। देखिए लाइट वेव जो है ये पार्टिकल बिहेवियर शो करती हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी, कॉम्पटन इफेक्ट में भी। किस में नहीं करती? डायफ्रैक्शन में, क्योंकि डायफ्रैक्शन जो है ये वेव प्रॉपर्टी है, राइट। 94 में कह रहा है द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ्स इन ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम का जो रेशियो का फॉर्मूला है, p+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p+1। अब इसमें जो कि हम ब्रैकेट सीरीज की बात कर रहे हैं, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए आप क्या करेंगे, p की जगह 4 पुट करेंगे। देखें पहली लाइमन होती है, लाइमन, बामर, पास्चन, फिर ब्रैकेट, तो p की जगह 4 पुट करेंगे। जब आप p की जगह 4 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली p की जगह 4+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4+1। अब 4+1 5 हो गया, और ये 4 इंटू 2 जो है इसकी जगह आपने 8 लिख दिया। 8+1 9 हो जाएगा, ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 9। इस तरह से आपका आंसर बनेगा अल्फा। 95 में कह रहे हैं इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द लाइमन सीरीज लाइज इन। अब इसमें सारी ही सीरीज की इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे शो कर दिया। लाइमन सीरीज यूवी रीजन में लाई करती हैं, इसी तरह बामर सीरीज जो है विजिबल रीजन में, पास्चन जो है वो आईआर में, बाकी दोनों भी आईआर रीजन में लाई करती है। तो लाइमन का क्या आंसर होगा? अल्ट्रावायलेट। 96 में कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखें हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट होती है 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको n या क्वांटम नंबर की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। इसी तरह सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको n की जगह 3 पुट करना पड़ेगा। यहाँ यही बात इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो बहुत इजी है। तो हम क्या करते हैं, हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आप जानते हैं एन एच ओवर 2 पाई। अब एन की जगह तो आपने लिखना है क्या, आपने 3 लिखना है, इट बिकम्स 3h/2 पाई। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैं बोहर की सेकंड पोस्टुलेट यूज कर रहा हूँ, राइट। 3h/2 पाई। इसके बाद है जी 97 में कह रहा है एज वी मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स। देखिए न्यूक्लियस के करीब कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है न्यूक्लियस के करीब ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जाते हैं तो ये डिफरेंस कम होता जाता है। सो अगर वो ये कहेगा न्यूक्लियस से अवे जाना है तो आप बोलेंगे कंसेक्यूटिव शेल्स का डिफरेंस डिक्रीज करेगा। बात हो रही है एनर्जी की, राइट। अगर न्यूक्लियस के करीब जा रहे हैं तो इसका मतलब है कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है वो इंक्रीज करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर चार्ली है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रेडियाई की फॉर्म में पूछा जाएगा तो याद रखें रेडियाई के केस में जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से अवे जाएंगे तो कंसेक्यूटिव शेल्स का जो रेडियाई का डिफरेंस है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। यानी एनर्जी के डिफरेंस से उल्टा हिसाब है उसका। 98 में कह रहा है टू स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम आर क्लोज टुगेदर दे लाइकली मींस, दिस लाइकली मींस। देखिए दो स्पेक्ट्रल लाइंस काफी क्लोज है, मतलब क्या हुआ कि स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम है फर्ज कर लें, तो इसमें दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं जो आपस में बहुत करीब है। अब जारी बात है ये दो लाइंस आपस में करीब हैं, तो ये क्यों आई होंगी? ऑब्वियसली ये इसलिए आई होंगी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ने जो ट्रांजिशन शो की है एक शेल से दूसरे शेल की तरफ, उन शेल्स का एनर्जी का डिफरेंस काफी कम होगा, राइट। इसीलिए तो एनर्जी का ये यहाँ जो दोनों लाइंस के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है ये इतना थोड़ा है। सो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस इज स्मॉल। 99 the Balmer series of hydrogen spectrum appears in। देखिए पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर कर लें। इसमें जो मैंने एनर्जी डिफरेंस इज स्मॉल बताया इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। आप इसको ये समझें कि एक
ये स्पेक्ट्रल सीरीज, ये स्पेक्ट्रल लाइन आई है, एक ये लाइन आई है, दोनों की वेवलेंथ्स काफी क्लोज है एक दूसरे के, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी काफी क्लोज है, दोनों की एनर्जी भी काफी क्लोज है, इस लिहाज से हम बोलेंगे एनर्जी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है। 99 में कह रहा है द बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, ये किस रीजन में अपीयर होती है, विजिबल रीजन में, राइट। इसके बाद 100 में कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इन फोर्थ शेल, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इज पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट। तो याद रखें जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में किसी भी हायर शेल में होता है तो वो डायरेक्ट भी वापस आ सकता है, एक स्टेप में भी वापस आ सकता है, एक से ज्यादा स्टेप्स में भी वापस आ सकता है। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, n in n minus 1 divided by 2. So this is maximum number of possible transitions which an electron can do while coming back to the ground state. ठीक है। तो इसमें how many maximum number of transition, यही हमने बताना है। नंबर ऑफ शेल की जगह क्या आएगा, फोर्थ शेल, तो n की जगह 4, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3n डिवाइडेड बाय, सो इट बिकम्स 6। यही आंसर हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए, इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 101, इसका आंसर तो 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ग्राउंड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबके फॉर्मूले मैंने सामने मेंशन कर दिए। अब इसमें हमने किस किस की रेशो निकालनी है, टोटल और काइनेटिक की रेशो निकालनी है। तो टोटल और काइनेटिक की रेशो -1:1 आएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस टोटल एनर्जी नेगेटिव में है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में है। जब आप रेशो लेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास -1:1 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली। तो ये भी बड़ा सिंपल है, आपको nth शेल के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 पाई के स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH। अब इसमें 2 पाई के स्क्वायर और नीचे ये जो h है, अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें तो ये बनता है 2.2 इंटू 10⁻⁶। अब नीचे जो n है ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे उसने किस स्टेट की बात की है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात की है। तो याद रखें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n की वैल्यू 2, यानी सेकंड शेल। फर्स्ट शेल का मतलब है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकंड शेल की बात हो रही है, यानी n की जगह आपने 2 पुट करना है। जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ऑटोमेटिकली 2 से डिवाइड करके आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं इसका आंसर है अल्फा, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। 103 में कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज आउट ऑफ एटम इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। देखिए इलेक्ट्रॉन का एटम से बाहर जाने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया, मतलब एटम आयोनाइज हो गया, राइट। इलेक्ट्रॉन के एटम से बाहर जाने को अगर आप रेडियस की फॉर्म में देखेंगे तो रेडियस या आर एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, इंफिनिटी। यानी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे चला गया तो उसका जो सेंटर से यानी न्यूक्लियस से डिस्टेंस है दैट बिकम दैट आल्सो बिकम्स इंफिनिटी। जब आप इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो याद रखिए आंसर क्या आता है, 0। सो बेसिकली हो क्या रहा था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे जा रहा था आर की वैल्यू बढ़ रही थी, आर की वैल्यू बढ़ रही थी, आर की वैल्यू बढ़ रही थी, तो मैक्स ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू कम हो रही थी, क्योंकि रेशो में कमी आएगी, और ये कम होते होते 0 हो चुकी है। और इस 0 को हम क्या बोलेंगे, दैट दिस इज मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये कम होते होते 0 हुई है, राइट। सो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा, दैट इज मिनिमम। 104 में देखिएगा इन क्वेश्चन नंबर 103 टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, वो ये था जो आपको नजर आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन तो एटम से बाहर गया है, यानी अगेन बात वही है, आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हुई है, इंफिनिटी। आर की वैल्यू जब बढ़ेगी तो इस रेशो की वैल्यू कम हो, नेगेटिव वैल्यू कम होने का मतलब बढ़ रही है, इसका मतलब है टोटल एनर्जी में इजाफा हो रहा था। इजाफा होते होते जैसे ही आप एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इसका मतलब यह है कि अब आप आर एन की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे, इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे, आर एन की जगह जब इंफिनिटी पुट करेंगे तो ई एन की वैल्यू यानी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। अब चूंकि ये बढ़ते बढ़ते 0 हुई है, सो दिस 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो इसीलिए इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम।
105 पे आ जाए, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, इट्स टोटल एनर्जी गेट्स। अगेन वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, अब हायर से लोअर शेल में आ रहा है, इसका मतलब है अब आर की वैल्यू में, आर की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू डिक्रीज होने से इस रेशियो में इजाफा होगा, नीचे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा। नेगेटिव वैल्यू बड़ी आने का मतलब है कि वैल्यू असल में छोटी हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी कम कर रही है, ये टोटल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लोअर शेल की तरफ आएगा तो टोटल एनर्जी डिक्रीज करेगी, यानी बिकम्स स्मॉलर। 106 में कह रहे हैं टू गेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन इन बामर सीरीज, इलेक्ट्रॉन मस्ट कम फ्रॉम डैश टू डैश शेल। पहली बात तो ये है कि बामर सीरीज की अगर हम बात करें तो बामर सीरीज का जनरल जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो ये है। अब बामर सीरीज में सारी ट्रांजिशन कहाँ आके खत्म होती है, सेकंड शेल में। इसका मतलब है आना कहाँ चाहिए, सेकंड शेल में, ये बात तो तय हो गई। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जाहिर बात है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है शॉर्टेस्ट एनर्जी, और शॉर्टेस्ट एनर्जी कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन सबसे करीब से ट्रांजिशन करेगा, और टू की सबसे करीब वाली ट्रांजिशन क्या है, थर्ड से टू में आए। सो इसका मतलब है थर्ड से सेकंड शेल में आएगा, राइट। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बीटा। 107 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ न्यूक्लियर डिके। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है इट अकर्स बोथ स्पॉन्टेनियसली एंड रैंडमली। अब जानते हैं न्यूक्लियर डिके जो है ये स्पॉन्टेनियसली होता है, रैंडमली होता है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कब कौन सा एटम या कौन सा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिके करेगा। रेगुलर टाइम इंटरवल्स ये ठीक नहीं है, ओनली विद एक्सटर्नल एनर्जी ये भी गलत है, कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर ये भी सरासर गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, अल्फा। 108 में कह रहा है अ पेशेंट इज इंजेक्टेड विद अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू ट्रेस ब्लड फ्लो एंड डिटेक्ट सर्कुलेशन इश्यूज, द आइसोटोप यूज्ड इज मोर लाइकली टू बी। अब जानते हैं ये आपने 21st चैप्टर में पढ़ा हुआ है सोडियम 24 के बारे में, इसे हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्लड फ्लो के जो इश्यूज हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज करते हैं। 109 में कह रहा है आफ्टर 4 हाफ लाइव्स द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज अबाउट 4 हाफ लाइव्स। देखिए अनडिकेट का जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 n, और 4 हाफ लाइव्स हैं 2 की पावर 4 आ गई, और 2 को 4 चार दफा मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 16, सो इट बिकम्स 1/16। डेल्टा आंसर है। 110 में कह रहा है द टाइम इन विच हाफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके इज नोन एज, सिंपल हाफ लाइफ की डेफिनेशन है, तो इसका आंसर होगा अल्फा। 111 में कह रहा है द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डू नॉट एग्जिट ड्यू टू, यानी वो ये कह रहा है प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलते। उसकी क्या रीजन है, हालांकि प्रोटॉन्स पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो वो बाहर क्यों नहीं निकलते, उसकी रीजन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। याद रखें चाहे प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, चाहे चार्ज है चाहे नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा लगती है और ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, और इसकी वैल्यू कूलम रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होती है, इसीलिए ये प्रोटॉन न्यूक्लियस से अवे नहीं जाता या न्यूक्लियस से नहीं निकलता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 112 में कह रहे हैं द डिके रेट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज, डिके रेट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिके भी आप इसे बोलते हैं, इसे एक्टिविटी भी बोलते हैं, ये फॉर्मूला है। अगर ए नॉट डिके रेट को जाहिर कर रहा है एट 0 सेकेंड या एट टी इज इक्वल टू 0, और ए जाहिर कर रहा है एट टी इज इक्वल टू टी सेकेंड, ठीक है। तो ये जो डिके रेट है या एक्टिविटी है ये टाइम के साथ साथ कम हो रही है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। एक्सपोनेंट फंक्शन देख रहे हैं, e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, इसमें लैम्डा जो है ये एक्चुअली डिके कांस्टेंट है, सो इसका आंसर होगा बीटा। 113 में कह रहे थे रिलेशन बिटवीन सेवर्ट एंड रेम इज गिवन एज 1 सेवर्ट इज इक्वल टू कितने रेम। आपकी बुक में जो वैल्यू गिवन है वो 1 रेम इज इक्वल टू 0.01 सेवर्ट गिवन है, लेकिन उसने यहाँ पे 1 सेवर्ट की वैल्यू पूछी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप उस तरफ राइट साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बच जाएगा,
और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 100 ग्राम। सो 1 सिवर्ट वुड बी इक्वल टू 100 ग्राम। सो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। इसका आंसर हुआ डेल्टा। इसके बाद है 114, हाफ लाइफ इज द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द सैंपल डिकेज। टू डिके अ सैंपल कंप्लीटली हाउ मेनी हाफ लाइव्स आर रिक्वायर्ड। याद रखें अगर मैं नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई इज इक्वल टू इसकी बात करूं तो इसका फॉर्मूला सामने आप देख रहे हैं, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। याद रखें पूरे सैंपल को डिके करने के लिए हमें इन्फिनिट टाइम वेट करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n नॉट डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर लैम्डा टी। अब अगर आप टाइम की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा n नॉट डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर इंफिनिटी। और e की पावर इंफिनिटी का मतलब भी इंफिनिटी ही होता है, तो इसका मतलब है नीचे इंफिनिटी इंफिनिटी से डिवाइड करें तो आंसर होता है 0। ये बात हम पहले से जानते हैं। सो नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई या बच जाने वाले न्यूक्लियाई को अगर 0 करना है तो हमें कितना टाइम पुट करना पड़ता है, इंफिनिटी। यानी क्यामत तक का वेट करना पड़ेगा सारे न्यूक्लियर सैंपल को या रेडियो एक्टिव सैंपल को डिके करवाने के लिए। तो इसका आंसर हुआ डेल्टा। 115 में कह रहा है थोरियम न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड व्हेन अ यूरेनियम न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, एटॉमिक नंबर ऑफ थोरियम इज। अब आप जानते हैं यूरेनियम जो है उसका तो चार्ज नंबर 92, और फर्ज कर लें हम 235 मास नंबर वाले यूरेनियम आइसोटोप की बात कर लेते हैं। और इसने कन्वर्ट होना है, वो कह रहा है किसमें कन्वर्ट हुआ, थोरियम में। किस तरह से कन्वर्ट हुआ, बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, हीलियम 2 4, चार्ज नंबर 2 और मास नंबर 4। इसका मतलब ये हुआ कि थोरियम कैसे बना होगा, इसके चार्ज नंबर में से 2 की कमी हुई होगी और मास नंबर में से 4 की कमी हुई होगी। सो थोरियम का चार्ज नंबर कितना बना, 90। सो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 90 यानी बीटा। 116 में कह रहा है द सोडियम न्यूक्लियस कंटेन्स। अब देखिए नीचे आप जानते हैं चार्ज नंबर की वैल्यू लिखी होती है, ऊपर मास नंबर की वैल्यू लिखी होती है। यहाँ से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर लें, वो आंसर आ रहा है 12। इसका मतलब है सोडियम जो गिवन है इसमें 12 न्यूट्रॉन्स है, और ये क्या होता है, ये प्रोटॉन्स की तादाद होती है जिसे आप चार्ज नंबर भी कहते हैं, ये प्रोटॉन्स है। और ये उन दोनों का सम है जिसे आप न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। सो देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। देखिए 12 न्यूट्रॉन्स, डेल्टा आंसर मैच कर रहा है, बाकी आंसर मैच नहीं कर रहा है। ये बात याद रखें, ये जो नीचे 11 लिखा हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन ये भी तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकले हो, आयोनाइज हुआ हो एटम, लेकिन हम तो स्पेसिफिकली न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो चाहे एटम आयोनाइज है चाहे एटम आयोनाइज नहीं है, उसकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी सेम ही रहती है। सो इसलिए याद रखें, नीचे जो चार्ज नंबर की वैल्यू यानी जी की वैल्यू लिखी होती है उसका मतलब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेना, उसका मतलब आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेना है। 117 में कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज सच दैट 15 डिवाइडेड बाय 16 of given quantity decays in 12 days. What fraction remains undecayed after 24 days? तो सबसे पहले तो हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज सच दैट इतना जो है ना 12 दिनों में डिके हुआ है। तो पहले तो आप ये देखें कि 12 दिनों में अनडिकेड कितना है, तो जो डिके हुआ है उसे 1 में से माइनस कर दें, ये बन गया 1/16। ये है अनडिकेड की फ्रैक्शन, इसको आप लिखते हैं 1/2 रेज़ टू पावर 4। पता चला कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजरी हैं, 4। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 गुजरी हैं, टोटल टाइम था आपके पास 12 डेज शुरू में। सो यहाँ से हाफ लाइफ का टाइम आप निकाल लेंगे, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। टोटल टाइम 12 है डिवाइडेड बाय 4, सो इट बिकम्स 3। सो टाइम फॉर वन हाफ लाइफ आ गया 3 डेज। ठीक है जी। इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। अगली इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स अनडिकेड इन 24 डेज। इसमें जो टोटल टाइम उसने बताया वो 24 डेज बताया। तो पहले तो आप बाद में जो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आएंगी वो कैलकुलेट कर लें बाद वाला टाइम पुट करके। अब जानते हैं टोटल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इनटू टाइम फॉर वन हाफ लाइफ, ये होता है।
यहां से नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला मैंने लिख लिया, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम फॉर वन हाफ लाइफ। अब टाइम फॉर वन हाफ लाइफ तो हमने कैलकुलेट कर लिया 3, टोटल टाइम 24 है, 24 डिवाइडेड बाय 3, सो कैंसिल किया, 8 नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गए। अब अनडिकेड की फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखें, 1/2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 8। 2 को 8 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 256, सो इट बिकम्स 1/256, 1/256। तो आपका आंसर हो गया चार्ली। 118 में कह रहा है व्हाट इज द एब्सॉर्ब्ड डोज डी ऑफ अ सैंपल ऑफ 2 kg which is given an amount of 100 joules of radioactive energy। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। जी, ये क्वेश्चन था वो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें हमने सिंपली क्या करना है, हमने डोज का फॉर्मूला लिखना है, एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। एनर्जी की जगह आ गया 100 जूल्स और मास की जगह आ गया 2 kg। ऐसे यूनिट्स में आंसर आ जाएगा यानी 50 ग्रेस। बीटा 119 में कह रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डिके। अब इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, आपने गौर से सबसे पहले तो मैथ्स नंबर में जो कमी आई है उसको देखना है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, मैथ्स नंबर में जो कमी आई है। पहले मैथ्स नंबर था 200, इसमें से जो प्रोडक्ट का मैथ्स नंबर है वो 168 है, उसे माइनस करें तो आपको 32 मैथ्स नंबर में कमी नजर आ रही है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इस 32 को एक अल्फा पार्टिकल के मास नंबर से डिवाइड करके जो आंसर आएगा, इतने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमने कंफर्म कर लिए निकले। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स की तादाद हमें पता चल गई। अब अगला पॉइंट ये है, अगर अल्फा पार्टिकल्स 8 निकले होंगे, एक अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं उसका चार्ज नंबर 2 होता है, तो टोटल 8 का चार्ज नंबर कितना होगा, 8 टाइम्स 2 यानी 16। सो चार्ज नंबर में 16 की कमी आनी चाहिए थी। यहाँ चार्ज नंबर कितना है एक्स का 90, 90 में से ये देखें, ये 90, 90 में से 16 अगर माइनस करूं तो आंसर क्या बनता है, ये बनता है 74, 74 बनता है ना। सो ये चार्ज नंबर होना चाहिए था, लेकिन यहां चार्ज नंबर कितना है जी, यहां चार्ज नंबर है 80, यानी 72 से कितना ज्यादा, 6, 72 से 6 ज्यादा है, 6। ठीक है, सो ये जो 72 से 6 ज्यादा है और फिर आंसर आ रहा है 80, ये 6 ज्यादा कैसे हुआ होगा, 6 नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स की वजह से। सो फाइनली हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि 8 अल्फा पार्टिकल्स हैं और 6 बीटा पार्टिकल्स हैं। चाहे बीटा बोलूं चाहे नेगेटिव बीटा बोलूं, बात एक ही है, राइट। अगर पॉजिटिव बीटा या पॉजिट्रॉन एमिशन की बात करेगा तो वो बाकायदा पॉजिटिव कहेगा या पॉजिट्रॉन का वर्ड कहेगा। 120 last question है, in a radioactive phenomena observation shown in the figure where alpha deviates lesser than beta in same electric or magnetic fields, what is the reason of less deviation of alpha। बड़ा सिंपल है, अल्फा पार्टिकल्स लेस डेविएट की हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हैवियर हैं, इसीलिए इन्होंने लेस डेविएट किया है। सो सिंपल आंसर है बीटा। सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आ गई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।